नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, जिसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूं। और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन काम करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अगर है तो वो कैसे काम करेगी और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ पैटर्न्स दी गए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन के अंदर। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो उसका फोकस पूरा टू फेस कमिट पे रहेगा। मैं सारे टाइप के जो पैटर्न्स हैं, जैसे टू फेस कमिट है, थ्री फेस कमिट है, सागा पैटर्न है, ये सारे पैटर्न मैं आपको हर एक वीडियो में छोटे-छोटे वीडियो बना के आपको समझाऊँगा, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो स्पेशली टू फेस कमिट पे रहेगा। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप पैटर्न डिसाइड करते हैं या जो भी ट्रांज़ैक्शन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, वो आपको अपने यूज़ केस, अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होके और उसको डिसाइड करके ही यूज़ करना है। ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको ये वाला पैटर्न ही यूज़ करना है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांज़ैक्शन चाहिए तो, उस पे काम करना है तो। नहीं, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका यूज़ केस क्या है, क्या बेस्ट फिट रहेगा उसके लिए, और उस हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म चूज़ करें। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मतलब आपके पास एक एक सर्विस नहीं है, आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो उनको अगर कॉल देने जा रहे हैं आप, तो कैसे होगा? तो आइए थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। हमारा लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, उसमें हमने ये चेक किया था कि भाई किसी पर्टिकुलर मोनोलिथ एप्लीकेशन है। मोनोलिथ एप्लीकेशन मतलब एक पर्टिकुलर सर्वर, भले ही फिर वो क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में डिवाइडेड हो, और फिर एक डीबी। तो ये क्या होता था कि आप जब कोई भी ऑर्डर पुट करने जाते थे, तो वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता था, कस्टमर वॉलेट अपडेट करता था, ऑर्डर प्रोडक्ट करता था और कमिट करता था ट्रांजैक्शन। और फिर अगर कमिट प्रॉपरली कमिट हो गया है तो फिर वो ऑर्डर प्लेस कर देता था। तो ये हमारा एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ करता था, जो बड़े कंट्रोल्ड वे में होता था। तो उसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत इजीली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट उसमें हो जाया करता था। फिर हमने ये भी देखा था अपने वीडियो में कि भाई अगर मान लीजिए कि दो सर्विसेज हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन के केस में अगर मान लीजिए कस्टमर वॉलेट सर्विस है कि माइक्रो सर्विस है, और एक ऑर्डर की माइक्रो सर्विस है, तो जब ऑर्केस्ट्रेटर यूज़ करके कोई यूज़र, मान लीजिए कोई जिसका ट्रांजैक्शन आईडी मान लीजिए 5 है, अगर वो पहला कॉल भेजता है कस्टमर वॉलेट माइक्रो सर्विस को, और सेकंड कॉल भेजता है ऑर्डर माइक्रो सर्विस को, तो इसमें हमारा ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं हम एटॉमिक एसिड प्रॉपर्टीज़। ये सारी फुलफिल नहीं हो पाती, और ये भी हो सकता है कि कोई कॉन्करेंट थ्रेड अगर है, तो वो इस पर्टिकुलर यूज़र ट्रांजैक्शन नंबर, जिसका ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, उसमें आपका जो है कस्टमर वॉलेट, मान लीजिए पहला कॉल गया जिसमें कस्टमर वॉलेट अपडेट हो गया है, और सेकंड कॉल गया जिसमें ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो पहला कॉल में हो सकता है कस्टमर वॉलेट का जो अमाउंट है वो हमको डिफरेंट दिखाई दे, इनकंसिस्टेंट हो। तो ये जो आपको दिख रहा है, जिसमें ऑर्केस्ट्रेटर यूज करके आप कॉल करते हैं किसी की पर्टिकुलर सर्विसेज को, तो यहाँ पर हमको मिसमैच होने के, इनकंसिस्टेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर रीज़न के कारण हमको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म यूज़ करने पड़ते हैं फॉर अ माइक्रो सर्विस स्पेशली, कि हम हमारा जो एसेट प्रॉपर्टीज़ है स्पेशली, कि ये मेरा पूरा ट्रांजैक्शन पूरा पूरा हो, अगर हो तो पूरा हो, नहीं तो कि नहीं हो। मेरा कोई किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने बोला यूज़र जो है उसका ट्रांजैक्शन आईडी मान लीजिए यूज़र आईडी 5 है, और तो उस पर्टिकुलर रो को लॉक करने के रखना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब आइसोलेशन होना चाहिए। प्लस ये भी है कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हमारा जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है, और हमको दूसरा अमाउंट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हम आज के जो वीडियो में पैटर्न ले रहे हैं वो है टू फेस कमिट। और ये क्यों हम टू फेस कमिट क्यों बोलते हैं, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये लास्ट पेज में हमने देखा, तो अभी इसमें दोस्तों ये हो सकता है कि आप बोलेंगे कि चलो ऑर्केस्ट्रेट, एक यूज़र है जो इसको ऑर्केस्ट्रेटर के पास आता है, और इसमें हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ 2 डीबी,
जैसे यहाँ पर 2 डीबी दिखा रहा हूँ मैं, वॉलेट सर्विस की एक डीबी है, ऑर्डर सर्विस की एक डीबी है। अगर हम इसको एक कर दे तो फिर स्केलेबिलिटी हमारे पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस की कम हो जाएगी, हम प्रॉपरली उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इसी कारण से हमको डिफरेंट डिफरेंट डीबीज यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस यूज़ करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट दैट जो तरीके हैं, जैसे आप अगर एक ही डीबी कर देंगे तो एक डीबी का मतलब ये हुआ कि आप स्केलेबिलिटी कम हो गई आपकी। अगर ये भी कोशिश कर सकते हैं आपकी 2 डिफरेंट डीबी तो रखे हैं, लेकिन दोनों को रेप्लिकेशन हर समय होता रहे। तो अगर रेप्लिकेशन होता रहे मतलब एक डीबी में जो भी डेटा है वो सेकंड डीबी में अपडेट हो जाए, बट उसमें ये हो सकता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन ना रहे। तो आपको एज ए डिज़ाइनर, एज ए प्रोग्रामर, आपको हाई लेवल पे सोचना चाहिए, बहुत अच्छे से सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि हम कैसे डेटाबेस इंस्टेंस मेंटेन करें, कैसे डीबीज मेंटेन करें। बट स्टिल ये हमको सॉल्व करके नहीं दे रहा है प्रॉब्लम, तो इसलिए हमको जाना पड़ता है टू फेस कमिट में। तो हमारे पास क्या क्या वेज हैं हैंडल करने के डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विस ट्रांजेक्शन जो हैं, उनको है 2 फेस कमिट, 3 फेस कमिट और सागा डिज़ाइन पैटर्न। बट आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है 2 फेस कमिट को। तो आइए देखते हैं 2 फेस कमिट क्या होता है और इसको 2 फेस कमिट फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते क्यों हैं। तो 2 फेस कमिट जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 2 चीज़ होती है दोस्तों, एक तो प्रिपेयर और दूसरा कमिट। इसलिए ये 2 फेज में होता है काम, इसलिए इसको बोलते हैं 2 फेज कमिट। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई आपको बुक में भी जब आप पढ़ेंगे तो शायद अब तक इतना अच्छे से समझ नहीं पाए कि भाई 2 फेज कमिट क्यों या 3 फेज कमिट क्यों। तो 2 फेजेस में ये काम होता है और इस काम को करता है कोऑर्डिनेटर। तो ये यूज़र जो रहता है वो ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाता है और ऑर्केस्ट्रेटर कोऑर्डिनेटर के पास जाता है। कोऑर्डिनेटर जो है वो 2 फेज में ये पूरा काम खत्म करता है। फर्स्ट फेज इज प्रिपेयर, सेकंड फेज इज कमिट। तो इसको हम और डिटेल में सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे होता है। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और इसको वाइजली यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका यूज़ केस सेटिस्फाई हो जाएगा, वहाँ पे इसको यूज़ करें। तो ये पहला पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 फेज कमिट, काफ़ी वाइडली यूज़ होता है आज माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस की दुनिया में। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो ये क्या करता है, जैसे यूज़र है मान लीजिए, फिर हम उसी बात पे आते हैं कि यूज़र आईडी है जिसका मान लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी है 7, ठीक है। तो वो क्या करेगा इस पर्टिकुलर थिंग में, वो कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला और 1 और 2 मैंने डाला है, तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में होता है प्रिपेयर। तो ये क्या करता है, अभी अगर आप लास्ट ये देखेंगे तो इसमें आप ये जो सीक्वेंस डायग्राम है इसमें आपका अपडेट भी, कस्टमर वॉलेट भी कॉल हो रहा है और सेकेंड कॉल में ऑर्डर माइक्रो सर्विस कॉल हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में अगर कुछ इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है तो आपको कमिट कब करना है कब नहीं करना है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। बट जब आप 2 फेज कमिट यूज़ करेंगे तो आप पहला जो कॉल भेजेंगे दैट विल बी, आप बोलेंगे आपका जब ट्रांजैक्शन क्रिएट होने जाएगा किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए, तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, क्रिएट ट्रांजैक्शन जब कॉल होगा, जो ये क्रिएट ट्रांजैक्शन आपको सर्कल सा दिख रहा है, क्रिएट ट्रांजैक्शन जब कॉल होगा तो ये पहला जो कॉल भेजेगा वो कस्टमर वॉलेट सर्विस को भेजेगा और बोलेगा प्रिपेयर वॉलेट, ठीक है। प्रिपेयर वॉलेट जब भेजता है वो, और उसके बाद ही एट द सेम टाइम प्रिपेयर के कॉल में वो भेजेगा प्रिपेयर ऑर्डर। तो जब प्रिपेयर वॉलेट और प्रिपेयर ऑर्डर भेजेगा दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर डीबी जब हिट कर रहा है कस्टमर वॉलेट की और ऑर्डर सर्विस की, तो दोनों की वो एक पर्टिकुलर रो को वो इस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के साथ लॉक कर देगा और वेट करेगा कि जब प्रिपेयर वॉलेट आपका हो जाए तो वो आपको ओके प्रिपेयर वॉलेट करके एक्नॉलेजमेंट दे दे। और ओके प्रिपेयर वॉलेट के बीच में भी अगर मान लीजिए कि ये आपका प्रिपेयर ऑर्डर आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये एरर मार के वापस रोल बैक कर देगा चीज़ों को और वापस अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के लिए। लेकिन और इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि आपने ये कॉल दे के छोड़ दिया, उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ ये या तो प्रिपेयर वॉलेट या फिर प्रिपेयर ऑर्डर की तरफ से रिस्पांस नहीं आया काफ़ी टाइम तक, तो आप एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान दें कि इसमें एक टाइम आउट भी सेट करके रखें कि इस टाइम आउट के बाद या इस टाइम के बाद अगर ये रिस्पांस, इस टाइम तक ये रिस्पांस नहीं आता है तो ये पर्टिकुलर पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दें।
तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आपका एटॉमिसिटी इसमें ख़त्म ना हो, आपका काम पूरा हो या फिर ना हो। तो जब ये आपका ओके प्रिपेयर वॉलेट आ जाता है, मान लीजिए प्रॉपर जो आपका पॉजिटिव केस है उस केस में, देन आपका आप इसका वेट करेंगे ओके प्रिपेयर ऑर्डर का। तो ये ओके प्रिपेयर ऑर्डर और वॉलेट दोनों अगर कंप्लीट सक्सेसफुली आपके पास आ जाते हैं, देन आपका सेकेंड फेज कॉल होगा जिसका नाम है कमिट। और कमिट में पहला आप कॉल भेजेंगे कमिट वॉलेट को, और इसी तरह से कमिट ऑर्डर को भी कॉल करेंगे। और जब आपका कमिट वॉलेट और कमिट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली यू कैन से कि आपका ये पूरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए जिसको आपने रो को लॉक किया था, देन ये आपका काम खत्म हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखिए दोस्तों, कि जब आप प्रिपेयर वॉलेट कॉल कर रहे हैं और प्रिपेयर ऑर्डर, अगर मान लीजिए प्रिपेयर वॉलेट के टाइम पे कोई कॉन्करेंट कॉल होता है इसी पर्टिकुलर आईडी से, और वो जब आपको फिर से वो जब प्रिपेयर वॉलेट कॉल आता है, तो हो सकता है कि आपका जो डिडक्शन हो चुका है प्रिपेयर वॉलेट में, वो यहाँ पे डिडक्शन नहीं हुआ है जब तक आपका प्रिपेयर के केस में है। आपने कमिट नहीं किया है तो आपका डिडक्शन नहीं हुआ है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी भी इसको यहाँ पे पता चल जाएगी कि ये पर्टिकुलर यूज़र आईडी के लिए कुछ इनकन्सिस्टेंट डेटा है, तो वो बीच में ही एरर मार देगा और बाहर आ जाएगा। तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी को वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा और वो आपका काम स्मूथली हो जाएगा। तो ये जो है टू फेज कमिट में दो चीज़ें होती है, प्रिपेयर एंड कमिट। प्रिपेयर पहला कंप्लीट होता है, देन कमिट का कॉल जाता है। इस टाइप से आपका पूरा स्टेट मेंटेन रहता है और आपका ट्रांजैक्शन प्रॉपरली सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसमें भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमेशा इसी को यूज़ करें या ये बहुत ईजी है इसलिए इसको यूज़ करें, नहीं। आपका यूज़ केस चेक करिए, आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, आपका प्रॉपरली जो आपने सोचा हुआ है, आपके डिफरेंट, भले इसके दो डिफरेंट डेटाबेस है, कस्टमर वॉलेट का, ऑर्डर सर्विस का, फिर भी ये प्रॉपरली आपका डेटा मेंटेन हो रहा है, तो इसको यूज़ करें। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखेंगे टू फेज कमिट में, तो कोऑर्डिनेटर के सिर पे पूरा लोड है, एक कोऑर्डिनेटर को ही पूरा सब कुछ मेंटेन करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, इस कोऑर्डिनेटर पे। कहीं ये कोऑर्डिनेटर हो सकता है कंपोनेंट हो या सर्विस आपने बनाई हो, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विच इज़ आई थिंक एज ए ड्रॉबैक। दूसरी चीज़ जो आपका टाइम आउट वाला पार्ट है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपका रिस्पांस नहीं आया तो आप टाइम आउट एक सेट करके रखें, तो वो कारण से थोड़ा सा परफॉर्मेंस लैक भी यहाँ पर दिखता है, जो कि एक मैं ड्रॉबैक ही बोलूँगा, जिसके कारण परफॉर्मेंस अगर डाउन होता है किसी भी तरीके से, तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक दिखता है। बट ये बात हमारी अलग है कि हमने स्केलेबिलिटी बहुत यूज़ करी है, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट डेटाबेस है, कस्टमर वॉलेट और ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर डेटाबेस और कस्टमर डेटाबेस। तो वो चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं माइक्रो सर्विसेज के केस में। और होपफुली मतलब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये अगर डायग्राम भी देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि आपका जब पहले मोनोलिथ एप्लीकेशन में कमिट कैसे होते थे और अभी विथ माइक्रो सर्विसेज कैसे कमिट होने चाहिए। तो आज के लिए हम टू फेज कमिट तक रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में थ्री फेज कमिट देखेंगे, फिर सागा पैटर्न देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें मतलब ये माइक्रो सर्विसेज में कैसे डिज़ाइन पैटर्न, कैसे पैटर्न्स यूज़ होते हैं, स्पेशली ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म कौन से यूज़ होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बुक में भी ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा जितना मैं आपको पढ़ के समझ के आपको ये सब आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, अगर आप कहीं पे माइक्रो सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।